फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबहांस क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र आपका 2021-22 असाइनमेंट है 6 कक्षा 12वीं का फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कक्षा 12वीं विषय आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का फुल सोल्यूशन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। बजट के क्या उद्देश्य है? तो सरकारी बजट का अर्थ देख लेते हैं। तो बजट का आशय भारत के केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को संघीय बजट कहा जाता है। यह पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों तथा व्ययों का वर्तमान वर्ष में संशोधित अनुमान और आगामी वर्ष के बजट अनुमानों का वितरण प्रस्तुत करता है। तो सरकारी बजट के उद्देश्य, सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो क्या क्या उद्देश्य हैं ये देख लीजिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके सारे क्वेश्चनों का फुल सोल्यूशन मिलेगा हमारे इस वीडियो में, तो आपको बस अच्छे से देखना है। यदि आप इसका फुल पीडीएफ पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com। जब आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भारत जैसे देश में जहाँ बेरोजगारी की समस्या, वहीं बजटीय नीतियों का एक उद्देश्य रोजगार की उपलब्धता में वृद्धि करना भी होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बजट निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? तो बजट निर्माण की प्रक्रिया निम्न प्रकार होती है। बजट की तैयारी। तो बजट की तैयारी कैसे करते हैं? बजट बनाने से पूर्व बजट की तैयारी की जाती है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से अनुमानित आय व्यय के लेखे मंगवाता है। दूसरा पॉइंट है बजट पेश करना। बजट बन जाने के बाद उसे राज्यसभा संसद के द्वारा पारित किया जाता है। जब तक बजट स्वीकृत नहीं हो जाता यह प्रभावी नहीं माना जाता है। लोकसभा द्वारा बजट का पारित होना अनिवार्य है। तीसरा है सामान्य बहस। जब पास हो जाता है उसके बाद बहस होती है। वित्त मंत्री द्वारा पूरा भाषण पढ़ लेने के बाद भाषण के लिए गए बहस का दिन अलग से तय कर दिया जाता है, जिस पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा समान रूप से चर्चा की जाती है। चौथा है मतदान। बजट पर समान बहस हो जाने के बाद विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के लिए अनुदान की मांग रखते हैं और इन पर अलग अलग बहस होती है। विनियोग विधेयक। बजट की मांगों पर बहस के पश्चात विनियोजन विधेयक रखा जाता है, जिसमें करों के लगने के सभी प्रस्ताव होते हैं। नए कर लगाने तथा वर्तमान करों की दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर बहस होती है। जब लोकसभा में वित्त विधेयक पारित हो जाता है तब उसे स्वीकृत के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, घाटे का बजट क्या होता है? घाटे के बजट के प्रकार लिखिए। तो घाटे की बजट से आशय उस स्थिति से है जब सरकार बजट व्यय का सरकारी बजट प्रवृत्तियों से अधिक होता है, अर्थात जब राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय सरकारी आय राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होता है, तो यह बजट घाटे का कहलाएगा। राजस्व घाटा। राजस्व घाटे से अभिप्राय राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होना। इस प्रकार सरकारी खाते में बचत नहीं होती है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में बचत का प्रयोग, जिससे सरकार के लिए उपभोग व्यय एक की वित्तीय आपूर्ति की जा सके। सूत्र होता है राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। इसके बाद दूसरा है राजकोषीय घाटा। बजट में राजकोषीय घाटा घाटे का एक प्रमुख मापदंड है। राजकोषीय घाटे का अर्थ है कि राजस्व प्राप्तियां तथा अन्य उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियां जैसे ऋण की वसूली अनुदान की तुलना में कुल व्यय की अधिक होना। राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियों उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां। तीसरा है प्राथमिक घाटा। तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को घटाकर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। यह
सफल प्राथमिक घाटा कहलाता है। निबल प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए सकल प्राथमिक घाटे में से ब्याज प्राप्तियां घटानी होगी, अर्थात सफल प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा भुगतान ब्याज, निलंबन प्राथमिक घाटा सफल प्राथमिक घाटा की ब्याज। तो इन दोनों को घटा देते हैं तो जो घाटा होता है वो निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संतुलित बजट और असंतुलित बजट में अंतर बताइए। ये अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संतुलित बजट क्या होता है? संतुलित बजट और असंतुलित दोनों प्रकार का हो सकता है। जब सरकारी राजस्व और खर्च समान हो तब सरकारी बजट संतुलित कहलाता है। जब राजस्व की तुलना में खर्च अधिक या कम हो तो बजट असंतुलित कहलाता है। राजस्व से अधिक खर्च होने से बजट घाटे का तथा खर्च से अधिक होने पर प्राप्त होने पर बचत का बजट होता है। घाटे के बजट के अंतर्गत घाटे की राशि को जनता से उधार लेने अथवा सरकार के पास एकत्रित कोषों से धन निकालकर पूरा किया जाता है। इस प्रकार घाटे का बजट सरकार के दायित्व में वृद्धि करता है अथवा आरक्षित धन को कम करता है। इसके विपरीत बचत के बजट के लिए मामले में बेकार के सार्वजनिक ऋण कम होते हैं या सरकार के एकत्रित कोषों में वृद्धि होती। इस प्रकार बचत के लिए सरकार अर्थव्यवस्था में जितना धन लगाती है उससे अधिक प्राप्त कर लेती है। बचत का बजट अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई मांग को कम करता है और मूल्य स्तर में कमी लाता है। इसलिए मुद्रास्फीति के समय बचत के बजट को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है और लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आपके सारे क्वेश्चनों के फुल आंसर मिलेंगे तो वीडियो को बस पूरा लास्ट तक देखना है। तो पूछा गया क्वेश्चन है, बजट के प्रमुख घटक कौन से हैं, समझाइए। तो बजट के प्रमुख दो हैं, सार्वजनिक आय, पब्लिक रिन्यू, और सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक आय क्या होती है? सार्वजनिक आय से तात्पर्य सरकार की उन सभी मौद्रिक प्राप्तियों से है जो सरकार व्यय के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक व्यय के दो भागों में बांटा गया, चालू आय प्राप्तियां जैसे कर, फीस, सरकारी उद्यमों की आय इत्यादि। पूंजीगत प्राप्तियां जैसे सार्वजनिक ऋण, सरकारी अनुदान इत्यादि। सार्वजनिक आय के कर साधन। तो कर यानी टैक्स। कर एक ऐसी अनिवार्य भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति उस पर लगाए गए कर को नहीं चुकाता है तो उसे कानून के अनुसार दंड मिलता है। प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भुगतान एक ही बार में कर दिया जाता है तथा वे ही व्यक्ति उनका भुगतान करते हैं जिन पर वह लगाया जाता है, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, मृत्यु कर आदि। अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भुगतान दूसरे व्यक्तियों के द्वारा करवाया जाता है। उदाहरण के लिए बिक्री कर, आयात एवं निर्यात कर, उत्पादन कर। सार्वजनिक आय के गैर कर साधन क्या है? फीस, लाइसेंस, परमिट। सरकार की गैर कर आय का एक मुख्य साधन शुल्क या फीस, लाइसेंस तथा परमिट से प्राप्त आय है। शुल्क क्या होती है? सरकार द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए दिया गया भुगतान शुल्क कर कहलाता है, अर्थात भूमि की रजिस्ट्रेशन फीस, जन्म मृत्यु की रजिस्ट्रेशन की फीस, पासपोर्ट की फीस, कोर्ट फीस आदि। लाइसेंस तथा परमिट व्यक्तियों को कुछ कार्य करने की अनुमति देने के लिए उसने जो भुगतान लिया जाता है उसे लाइसेंस या परमिट फीस कहा जाता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आयात लाइसेंस। सरकारी उद्यमों से आय। सरकार कई प्रकार के उद्यमों जैसे रेलवे, बिजली पूर्ति, कई प्रकार के कारखानों जैसे जंगल का खाद कारखाना, इंडियन ऑयल, भिलाई इस्पात कारखाना इत्यादि की मालिक होती है। सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय से तात्पर्य उन समस्त व्ययों से है जिन्हें किसी देश की केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारें एक वित्तीय वर्ष में अपने प्रशासन, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास तथा अन्य देशों की सहायता के लिए करती है। विकासात्मक व्यय। विकासात्मक व्यय वह व्यय है जो आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, कृषि, परिवहन, सड़कों, नहरों, ग्रामीण विकास,
जल कल्याण, बिजली आदि के लिए विकास पर खर्च की जाने वाली धनराशि को शामिल किया जाता है। गैर विकासात्मक व्यय वह व्यय है जो सरकार के प्रशासन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था आदि पर खर्च किया जाता है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन, सेना, पुलिस, जेल, कानून व्यवस्था, कर वसूली करने पर खर्च, ऋण पर ब्याज, पेंशन आदि पर किए जाने वाला व्यय शामिल होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप इसे पीडीएफ में पाना चाहते हो तो बस आपको गूगल पे लिखना होगा www.subhans SUBHANSH सुभांश क्लासेस CLASSES.com। जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।